अगर कोई बाहर का हमला हो और फौजी हमला हो तो हमारी फौज है, हमारी हवाई जहाज है और हमारे बहादुर नौजवान हैं जो उसमें काम करते हैं, तो उससे बचाएंगे, ठीक है। लेकिन आखिर में फौज नहीं बचाती है किसी मुल्क को, न हवाई जहाज बचाते हैं, आखिर में मुल्क की हिम्मत बचाती है। एक राजनेता और प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियों और असफलताओं पर बहस हो सकती है, लेकिन ये भी सच है कि उनके मानवीय पक्ष को किसी तरह नकारा नहीं जा सकता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पहले महानायक नेहरू, बच्चों पर प्यार लुटाते चाचा नेहरू, अपने समय में दुनिया के 5 सबसे बेहतरीन लेखकों में से एक नेहरू, रंगीन मिजाज नेहरू, स्टाइल आइकॉन नेहरू और कंजूस नेहरू। आज हर देशवासी के मन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक अलग छवि है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की आजादी का इतिहास पंडित नेहरू के नाम के बिना अधूरा है? आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपने जीवन के 9 साल जेल में बिताए थे। वो जब अपनी कड़ाके की अंग्रेजी बोलते थे तो अंग्रेज अफसरों के भी पसीने छूट जाते थे। एडविना माउंटबेटन समेत कई ब्रिटिश महिलाएं उनके आकर्षण पर फिदा थीं और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो दिन में 16 से 17 घंटे काम किया करते थे और उन्होंने ही इतने महान लोकतंत्र को अपने पैरों पर खड़ा किया। मगर उनकी छवि का दूसरा पहलू ये भी है कि उन्हें दिन में कई बार सिगरेट पीने की आदत थी। जीवन के आखिरी दिनों में वो राजनीतिक करियर का पतन होते देख रहे थे और शायद उनकी वजह से ही भारत 1962 का इंडो चीन युद्ध हार गया था। मगर कैसे और 9 साल तक जेल में रहकर उन्होंने क्या किया था? आज हम आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़े ऐसे ही कुछ अनसुने अनकहे किस्से बताएंगे, साथ ही उनके कुछ दुर्लभ भाषण भी दिखाएंगे। तो बने रहिए इस दिलचस्प वीडियो के अंत तक। आज हम एक आजाद लोग हैं, आजाद मुल्क है। मैं आपसे आज जो बोल रहा हूं, एक हैसियत, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है जिसका असली नाम ये होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की जनता का प्रथम सेवक हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के 3259 दिन यानी करीब 9 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारे थे और आजादी की लड़ाई के दौरान इन गिरफ्तारियों ने ही उन्हें जवाहर से पंडित नेहरू बना दिया था। बात है साल 1921 की। अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। नेहरू तब कोई दिग्गज नेता नहीं बल्कि 32 वर्षीय नौजवान थे जो देश की आजादी दिलवाने के लिए मर मिटने को भी तैयार थे। उनकी पहली गिरफ्तारी हुई इलाहाबाद में। जुर्म क्या था? किसानों के अधिकार की बात करना, मजदूरों के पक्ष में भाषण देना और ब्रिटिश राज को गैर कानूनी बताना। जब उन्हें पहली बार जेल भेजा गया तो उनके पिता मोतीलाल नेहरू बोले, आज से तू मेरा बेटा नहीं, मेरा नेता है। इस दौरान उन्होंने जेल की उन पत्थर की दीवारों के बीच खुद को और बेहतर समझा। वहीं उन्होंने किताबें पढ़ी, सोचना शुरू किया और तय किया कि अगर कभी मौका मिला तो वो इस देश को नई दिशा देंगे। इसके बाद 1930 में नमक आंदोलन के दौरान उन्हें फिर से जेल भेजा गया। इस बार उन्हें खतरनाक अपराधियों के बैरक में एकांतवास में रखा गया, जहां वो सुबह एक्सरसाइज करते और बाकी का दिन चरखे पर सूत काटने और पढ़ने में बिताते। शुरू में जब उन्हें चरखा रखने की भी अनुमति नहीं दी गई थी तो उन्होंने अपने आप को व्यस्त रखने के लिए नेवाड़ बिनना शुरू कर दिया था, जिसे उन्होंने बाद में भी जारी रखा था। लेकिन एक अनुशासित कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह उनकी मुख्य रुचि चरखा काटने में थी। अपने 6 महीने के जेल प्रवास में उन्होंने चरखे पर 30,000 गज और तकली पर 750 गज सूत काटा था। अगले कुछ सालों तक ऐसा लगने लगा था मानो अंग्रेजों का एक ही काम रह गया था, नेहरू को गिरफ्तार करना। लेकिन हर बार नेहरू जेल में सिर्फ सजा नहीं काटते बल्कि अपने विचारों को और मजबूत बनाते थे। एक बार उन्होंने एक अंग्रेज जेलर से कहा था, तुम मुझे कैद कर सकते हो लेकिन मेरी कलम और मेरी सोच को नहीं। सबसे गहरा असर उनकी आखिरी जेल यात्रा ने डाला, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें अहमदनगर किले में कैद किया गया। यहीं उन्होंने अपनी सबसे मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। उस जेल में पत्थरों की दीवारों के बीच अगले 3 सालों तक वो दिन रात लिखते रहे। उन्होंने उस किताब में सिर्फ इतिहास नहीं बताया बल्कि उस भारत की तस्वीर खींची जो वो आजाद देखना चाहते थे।
ऐसा भारत जो सबको साथ लेकर चले, जो मजबूत हो और जिसमें हर किसी को बराबरी का हक मिले। जब वो जेल से बाहर निकले तब वो पहले जैसे नहीं थे। अब वो एक ऐसे नेता बन चुके थे जो देश का सपना सिर्फ देखता नहीं था, उसे सच्चाई में बदलने की हिम्मत भी रखता था। अब एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर को तोड़कर रख दिया था और दूसरी तरफ भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हर गली हर चौराहे पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे गुंजा दिए थे। अब अंग्रेजों को एहसास हो गया था कि अगर उन्होंने भारत को जल्दी ही आजाद नहीं किया तो हो सकता है कि वो यहाँ से जिंदा कभी ना लौटे, और अगर लौट भी गए तो इतिहास उनके नाम के साथ सिर्फ एक शब्द जोड़ेगा, भगौड़ा, क्योंकि अब उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसी डर से उन्होंने तुरंत भारत को आजाद करने का निर्णय लिया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 14 अगस्त की ऐतिहासिक रात को भारत को उसका पहला प्रधानमंत्री मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक ऐसा नेता जो जेल की काल कोठरी से उठकर देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचा था, और फिर आधी रात को जब सारा देश नींद में था तब संसद भवन में उन्होंने वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे इतिहास में ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति के साथ मुलाकात के नाम से जाना जाता है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. उन्होंने कहा, बहुत साल पहले हमने नियति से वादा किया था और अब वह समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे, पूरी तरह से या पूरी तरह से नहीं, बल्कि बहुत हद तक। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, आगे उन्होंने कहा। अच्छा है कि इस वक्त खास तौर से इस बात को याद रखें, इस आज़ादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं, कि हिंदुस्तान किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत सारे बहुत किस्म के बहुत धर्म और मजहबों का है। उस भाषण में सिर्फ शब्द नहीं थे, वो पीड़ा थी 200 सालों की गुलामी की। वो सपना था कि एक आजाद भारत का, और वो इरादा था उस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति बनाने का। और इस ऐतिहासिक भाषण को पंडित नेहरू ने खुद लिखा था। जी हाँ, अपने जमाने में नेहरू की गिनती दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी लेखकों में होती थी। किसी अन्य शख्स के लिखे किसी कागज पर दस्तखत करना उनकी शान के खिलाफ होता था। इसका नतीजा ये होता था कि नेहरू का अधिकतर समय चिट्ठियों को डिटेक्ट करने या अपना भाषण तैयार करने में जाता था। ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण देने के अगले दिन यानी अपनी पहली इंडिपेंडेंस डे स्पीच में उन्होंने देश को आजादी का असली महत्व समझाया। आजादी महज एक सियासी चीज नहीं है। आजादी जब भी एक ठीक पोशाक पहनती है जब उससे जनता को फायदा हो। आजकल हमारे सामने ये आर्थिक और इक्तिसादी सवाल बहुत सारे हैं। जिसके बाद उन्होंने उस वक्त धर्म के आधार पर बंटवारे और देश में हो रहे दंगे को लेकर अपनी चिंता जताई। लेकिन इसके पहले एक और सवाल है, और वो ये है कि सारे हमारे देश में अमन हो, शांति हो, आप उसकी लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो, क्योंकि जब तक लड़ाई झगड़े होते हैं उस वक्त तक कोई और काम माकूल तरीके पे नहीं हो सकता। आगे उन्होंने देश के आर्थिक विकास को लेकर बातें की। हमें सारे देश में बहुत कुछ आर्थिक तरक्की करनी है, कारखाने खोलने हैं, घरेलू धंधे बढ़ाने हैं, जिससे देश की धन दौलत बढ़े, और बढ़े इस तरह से नहीं कि थोड़े से जेबों में जाए, बल्कि आम जनता का उससे फायदा हो। पंडित नेहरू से जुड़ी कुछ अनसुनी अनकही बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे, वो ये थे कि नेहरू बहुत ऊर्जा से भरे रहते थे। वो रोज 16 से 17 घंटे काम किया करते थे। बैठकों और फाइलों के अंबार के बीच भी नेहरू का ध्यान छोटी सी छोटी चीजों पर भी जाता था, यानी किसी पेंटिंग का तिरछा होना या कमरे का अस्त व्यस्त होना नेहरू को परेशान करता था। वो तब तक कोई काम नहीं कर पाते थे जब तक उसे ठीक ना किया जाए। उन्हें नोट और ड्राफ्ट सही करने और हर पत्र का जवाब खुद देने में एक अजीब सा संतोष होता था। दफ्तर आने से पहले वो 3 मूर्ति भवन के लॉन में आम लोगों से मिला करते थे। नेहरू स्वदेशी एम्बेसडर कार से अपने दफ्तर पहुंचते थे, जिसकी बोनट पर तिरंगा लगा होता था, और उनकी कार से थोड़ा आगे मोटरसाइकिल पर सवार सिर्फ एक सुरक्षा कर्मी चलता था,
बाकी उनका सिक्योरिटी ड्राइवर के बगल में बैठता था और वो पीछे। नेहरू को पैसे की बर्बादी बहुत नापसंद। वो अपने पीछे बहुत कम पैसा खर्चते थे। एक कैफ रुस्तमी लिखते हैं, एक बार डिब्रूगढ़ की यात्रा के दौरान जब मैं उनके कमरे में गया तो ये देखकर दंग रह गया कि उनका सहायक हरी उनके फटे मोजे को सिल रहा था। इतना ही नहीं, वो कभी कार रोककर अपने ड्राइवर से खुला हुआ नल बंद करने के लिए कहते थे। एक बार सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मैंने देखा कि वो अपने हाथों से अपने कमरे के आसपास हर जगह की बत्तियां बुझा रहे थे। एक बार उन्हें सलाह दी गई थी कि देश के प्रधानमंत्री का वेतन कैबिनेट मंत्रियों से ज्यादा होना चाहिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया, बल्कि 3000 प्रति महीने के अपने वेतन में 2 बार कटौती करवाकर 2000 करवा दिया था। नेहरू को साधारण खाना पसंद था, बिना मसालों का। कई बार वो सड़क पर गंदे गिलास में दी हुई चाय या ठंडाई पी जाते थे। हालांकि वो सिगरेट पीने के बहुत शौकीन थे, जिसका खुलासा अमेरिका ने उनकी 1956 की विजिट से जुड़े एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट को रिलीज करके भी किया था। वो स्टेट एक्सप्रेस 555 सिगरेट पीते थे, वो भी दिन में कम से कम 20 से 25, और तनाव के दौरान तो और भी ज्यादा। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उनके फेफड़ों के खराब होने की आशंका जताई तो उन्होंने इसे कम करके 5 सिगरेट तक ला दिया था। वहीं उन्हें शराब पीने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। पंडित नेहरू बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। जब वो साल 1957 के कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पहुंचे थे, तब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का मुद्दा चल रहा है, क्या आप कॉन्फ्रेंस में उसे लेकर आवाज उठाएंगे? तो उन्होंने बड़े कड़ाके से कहा, इसका कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं, तो मैं बेवजह इसकी बात यहाँ क्यों करूंगा? Will you be raising the question of Kashmir at the conference? No, conference has nothing to do with the question of Kashmir. Really, it has never dealt with it and it won't. उनकी पावरफुल इंग्लिश सुनकर अंग्रेज भी शर्मा जाते थे, लेकिन उन्हें देखकर जहां बड़े अधिकारियों के पसीने छूट जाते थे, वही बच्चे के चेहरों पर खुशी आ जाती थी, क्योंकि बच्चों को प्यार करके चाचा नेहरू इतनी प्यारी बातें करते थे कि बच्चे खुश हो जाते। फर्ज करो तुमने चिड़ियाओं को कहा था, कितनी चिड़ियाएं दुनिया में, हजारों लाखों किस्म की, कितनी चिड़ियाओं को तुम पहचानते हो? उनकी आवाज सुन के बता दो, देखो ये कोयल बोली या ये बोला ये वो बोला। यहाँ वो हंसी मजाक में बच्चों को बड़ी सीख दे रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लोग मिल के रहें, काम करें, अपना भी फायदा हो, देश का भी हो। लड़ाई झगड़े करने से तो होता नहीं। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, संजय की राय है, कुछ कभी स्याही फेंक दी जाए तो अच्छा है। पंडित नेहरू अपने साथी नेताओं की भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। सरदार पटेल नेहरू से 13 साल बड़े थे और गांधी से 7 साल छोटे थे। इंदर मल्होत्रा बताते हैं कि नेहरू और पटेल के घर आसपास थे। नेहरू ने उन्हें कह रखा था कि जब भी कोई बात करनी हो तो खुद आपके घर आ जाऊंगा, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। वो हमेशा उनके यहाँ पैदल जाते थे। वहीं मौलाना आजाद जरा दूर रहते थे, इसलिए नेहरू उनके घर मोटर में बैठकर जाते थे और गपशप करते थे। टेलीफोन पर नेहरू की कर्टसी होती थी और वो खुद अपने हाथ से मौलाना को फोन मिलाते थे। एक दिन उन्होंने अपने निजी सचिव एमओ मथाई से कहा कि मौलाना साहब से फोन पर बात कराइए। जब मौलाना ने फोन लिया तो नेहरू आए और उनका पहला जुमला था, जवाहरलाल तुम्हारी उंगलियों में दर्द हो गया है कि तुम दूसरों से फोन मिलवा रहे हो। नेहरू मौलाना के आशय को समझ गए थे और बोले, आइंदा से गलती कभी नहीं होगी। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि एक बार पटेल से किसी ने पूछा कि इस समय भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रवादी मुस्लिम कौन है। सब सोच रहे थे पटेल मौलाना आजाद या रफी अहमद किदवई का नाम लेंगे, लेकिन पटेल का जवाब था मौलाना नेहरू। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1962 में पंडित नेहरू की हिंदी चीनी भाई भाई की नीति फेल हो गई थी और भारत को इंडो चीन युद्ध में बड़ी हार मिली थी। वहीं उन्होंने सैन्य युद्ध और आतंकी हमले रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी में, जिसमें एक तरफा पाकिस्तान को फायदा था, वो किया क्योंकि उसे सिंधु रिवर बेसिन का 80% पानी मिला था जो भारत से बहती थी। लेकिन फिर भी भारत को 20%, मगर उसके बावजूद 1965 और 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पंडित नेहरू के शांतिपूर्ण स्वभाव को भी माना जाता है। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर का पतन होते देखा था और उनका जो रंगीन मिजाज और एडविना माउंटबेटन के साथ लव स्टोरी है,
जो हमेशा विवादों का कारण बनी है। ये सब कहानियां हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके तैयार हो जाइए। खैर दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि पंडित नेहरू के बिना भारत की आजादी अधूरी रहती, और वो ना होते तो आजादी के बाद हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता? या फिर आप उनकी नीतियों और फैसलों को भारत सरकार की सबसे बड़ी भूल मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।